माननीय प्रधान जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव के मौर्य जी, जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश जी, आज आप लोगों को बुलाए हैं और हम आपके गांव में आए। हम क्यों आए, अभी हमारे राष्ट्रीय सचिव महोदय ने बताया कि हम सम्यक पार्टी के लोग हैं। तो जब 3,500 पार्टियां बन गई हैं इस देश में और दो बड़ी बड़ी पार्टियां देश में सरकार चला रही हैं, तो क्या जरूरत थी सम्यक पार्टी बनाने की। इसी पर हम आपसे चर्चा करेंगे। यह देश लोकतांत्रिक है। यहां अनेक जाति के लोग, अनेक धर्म के लोग, अनेक संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह का वेशभूषा है, तरह तरह का खान पान है। और ये देश भारत जो विविधताओं का देश है, यहाँ सबसे बढ़िया उपजाऊ मिट्टी भी है, सबसे ज़्यादा मजदूरा वर्ग भी है, सबसे ज़्यादा नौजवान है, सबसे बढ़िया पूरे विश्व में प्राकृतिक पानी में पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे भारत है। यहाँ सभी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। लेकिन आज भारत का 90% समाज बोलते, यानी ये शोषित वंचित समाज, यानी जिसको कुछ लोग पिछड़ा दलित कहते हैं या कुछ लोग बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति कहते हैं। ये समय अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके बच्चे बेरोजगार होकर के रोड पर लफंगे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं। आए दिन फर्जी मुकदमों में उनको डाल करके जेल की सलाखों में डाला जा रहा है। 3,500 पार्टियां बनी इस 90% समाज में। कभी धरती पुत्र भी बन गए, कभी आकाश पुत्र भी बने, कभी समुद्र पुत्र की सरकार बनी, कभी किसान पुत्र की भी सरकार बनी। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। प्रधान जी तो काफी उम्र दराज है, इन्होंने देखा है। अभी आप सब नौजवान हैं, आप 2-4-5 वर्षीय से आप लोग भी देख रहे हैं। कभी इस देश के किसानों के बारे में कोई सरकार बात किया? कभी इस देश के मजदूरों के बारे में कोई सरकार ने सोचा? कभी इस देश के बेरोजगारों के बारे में इस देश की सरकार ने सोचा? या इस देश में निवास करने वाले ये 90% समाज के बच्चों को शिक्षा के बारे में कोई सोचा? कारण क्या है? हमसे वोट लेते हैं लोग, सरकारें बनाते हैं, और जब सरकारें बन जाती हैं तो लच्छेदार भाषण देने वाले ये नेता लोग जब लखनऊ दिल्ली की कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो सारे वादे कसमें भूल जाते हैं और हमारा शोषण करना शुरू कर देते हैं। मैं आप लोगों से बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं उदाहरण कुछ बाहर के देशों का आपको देता हूं। अगर इस देश का किसान खुशहाल हो जाए, ये देश खुशहाल होगा। किसी के सामने ये किसान गिड़गिड़ाएगा नहीं कि मुझे मकान चाहिए, कॉलोनी चाहिए, या मुझे रोड चाहिए, खंबा चाहिए, बिजली चाहिए। अगर इस देश के किसान को खुशहाल कर दिया जाए, तब कैसे खुशहाल किया जाएगा? 100 में 65% व्यक्ति भारत का खेती पर आधारित है, लेकिन सरकारें कहती किसान की आय हम दुगनी करेंगे। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान का कोई संप्रदाय नहीं है। वो तो हर जाति का हो सकता है, हर धर्म का हो सकता है, क्यों प्रधान जी, हर संप्रदाय का हो सकता है। लेकिन
सरकारें किसानों के बारे में नहीं सोचती, जबकि यहीं से 7 समुद्र पार देखो आप, अमेरिका में 100 में 4 आदमी खेती करता है। वहां की सरकार किसानों पर सरकारी बजट, सरकारी पैसा खर्चा करती है, खेती करने के उपकरण सस्ते रेट पर उपलब्ध कराती है, खाद पानी बिजली की व्यवस्था करती है, और वहां का किसान अपने खेत में केवल 4 घंटे काम करता है और कितना गेहूं पैदा करता है? 16 क्विंटल। अब आप 1 बीघे खेत में 16 कुंटल गेहूं पैदा करता है। अब आप रातों दिन मेहनत करते हैं, बीवी बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, मजदूरों को साथ में लेकर के मेहनत करते हैं, कितना पैदा करते हैं पता है भैया? मौर्य जी किसान आप भैया 1 बीघे में कितना पैदा कर लेते हैं? अरे नहीं, जैसे हमारे इलाके में कुछ प्रगतिशील किसान हैं तो 4-5 कुंटल पैदा कर लेते हैं। बड़ा है आपके यहाँ बीघा? हमारे यहाँ का बीघा 20 विश्व का है, आपका 20 विश्व का है, तो सर यही है बस इतना। यानी यहाँ के किसान को अगर खाद पानी बिजली की व्यवस्था कर दिया जाए, यहाँ के किसान को खेती करने के उपकरण सस्ते रेट पर उपलब्ध करा दिया जाए, तो क्या इस देश का किसान रोटी कपड़ा मकान के लिए परेशान रहेगा? नहीं। और ये सरकारें जो बैठ करके कहती हैं कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, तो क्या किसान को आंदोलन करना पड़ेगा? लेकिन ये सरकारें या इस देश में पार्टियां चलाने वाले तथा कथित नेता, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, ये चाहते हैं कि इस देश का किसान जलालत भरी जिंदगी जिए, भिखमंगे की जिंदगी जिए, अपमानित होकर के रहे, तो ये मुझे वोट करेगा और हम इसके वोट को लेकर के लखनऊ दिल्ली पर राज्य करेंगे और इनके बच्चों को बेरोजगार और मजदूर बना करके रोड पर घुमाने का काम करेंगे। लेकिन मैं जो बताने आया, हमारी पार्टी का संविधान अभी आपके बीच में बंटवाऊंगा, वो किताब लेके आइएगा, बांट दीजिएगा। हम लोग इस देश के किसानों के बारे में ये पार्टी बनाए हैं कि कभी अगर अब सम्यक पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले किसान की बात करेंगे। किसान को जो ये नारा दिए हैं कि किसान की आय दुगनी करेंगे, हम किसान को वो संसाधन उपलब्ध कराएंगे कि किसान अपनी आय को खुद दुगनी कर लेगा। चौमुखी उसको रोड दिया जाएगा, उसको हर 8 किलोमीटर पर मंडी दी जाएगी, जिससे वो अपने उपज को मंडी तक पहुंचा सके, सही समय पर पहुंचा सके, और किसान की अनाज की कीमत तय करने का अधिकार सम्यक पार्टी की जब सरकार बनेगी तो हम किसान को देंगे। बहुत अच्छी। किसान के अनाज की कीमत कौन तय करता है? जो जानता नहीं कि गेहूं और गेहूं में ममा एक होता है ना, आप लोग किसान के बेटे हैं, उसमें क्या अंतर है, वो आपकी गेहूं की कीमत तय करता है, यानी आपके अनाज की कीमत तय करता है। हम किसान को उसके अनाज की कीमत तय करने का अधिकार देंगे कि हमारी लागत लगी भाई, एक बोरी यूरिया लगी है, इतना मेहनत लगा हुआ है, इतना पानी हमने दिया है, इतना बीज पड़ा हुआ है, उस लागत को वो जोड़ करके अपने अनाज की कीमत तय करेगा। हम सेठ साहूकारों पर आधारित नहीं रहेंगे। सरकार का नुमाइंदा आपके गांव में आएगा, आपके अनाज को खरीदेगा और उसे एफसीआई में ले जा करके रखेगा। इस तरह से हमारी व्यवस्था किसानों के बारे में होगी। इसलिए हम लोगों ने सम्यक पार्टी बनाया कि इन 3,500 पार्टियां, जो 3,500 पार्टियां और 2-3 बड़ी पार्टियां जो सन 47 से सरकार चलाती चली आ रही हैं, कोई बाद में सबसे बड़ी पार्टी का दावा करता है, किसानों का हितैषी बनने का दावा करता है, आज केंद्र में उसकी सरकार है। ऐसी दुराचारी पार्टियों को इस देश से भगाने का काम सम्यक पार्टी करेगी और किसानों के बल पर करेगी, किसानों के हित की बात करेगी। इसलिए हम लोगों ने सम्यक पार्टी बनाई।
दूसरी बात मैं आपको करना चाहता हूँ, इस देश में जितनी भी पार्टी बनी, अभी हमारे के मौर्य जी ने बताया, सब जाति आधारित पार्टी, कोई वंश की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। उदाहरण के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा, यादव जी बैठे हो, अभी तो नौजवान हो, देखो कभी सुना होगा नारा माननीय नेताजी का, जब तक हाथ पैर काम किया तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री। उसके बाद उन्होंने अपने भाई को बर्दाश्त नहीं किया, किसको बनाया? अपने बेटे को। क्या बलरामपुर का यादव नेतागिरी नहीं करना जानता था क्या? क्या बलरामपुर का यादव पढ़ा लिखा नहीं था क्या? क्या सिद्धार्थनगर का यादव पढ़ा लिखा नहीं था क्या? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो किसी काठ के उल्लू को भी बना दो, पार्टी तो संगठन चलाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी नहीं चलाता, पार्टी संगठन चलाता है। और संगठन के लोग मिलकर के पार्टी के नेताओं को चलाते हैं, तब जाके के सरकार बनती है। कार्यकर्ताओं का वोट, कार्यकर्ता वोट दिलवाने का काम करता है। लेकिन उन्होंने क्या किया? केवल एक परिवार को देखा, एक बिरादरी को देखा। यादव और कुछ मुसलमान मिल करके इनकी 4 बार सरकार बनाई, रक्षा मंत्री बनाए इन्होंने। बाकी और जो बैकवर्ड थे, अदर बैकवर्ड, यादव बिरादरी को छोड़ करके उनका इन्होंने सम्मान नहीं किया। इस वजह से अदर बैकवर्ड ईवीएम का बटन कहां दबाया? जिसकी सरकार चल रही है उसके चुनाव चिन्ह पर। ये कहते हैं ईवीएम खराब है, पूर्ण बहुमत में आप जीते थे तब ईवीएम नहीं खराब। आज कहते हो ईवीएम खराब है, ये लोग बेईमान लोग हैं। अरे बेईमान नहीं है वो लोग, आपकी कार्यशैली बेईमान है। आप अदर बैकवर्ड को सम्मान नहीं करना चाहते हो, तो शिव प्रसाद विश्वकर्मा आपकी भैंस को घास छील करके काहे मोटा करेगा भाई? कि दूध भी आप खा लो, दही भी आप खा लो, फिर उसका मक्खन भी निकाल के खा जाओ, फिर मट्ठा मिल जाए तो उसको भी खा जाओ, फिर उसका धोवन जिसको छाछ बोलते हैं वो भी पी जाओ यार। तो शिव प्रसाद विश्वकर्मा काहे को घास छीलेगा भाई आपके साथ? कहने का मतलब आपके लिए काहे वोट मांगेगा? इसलिए इनका ये हश्र हो रहा है, लेकिन इनकी आदत में सुधार नहीं आ रहा है। ऐसे परिवारवादी जातिवादी पार्टी को उखाड़ करके फेंकने के लिए हम लोगों ने सम्यक पार्टी बनाया है कि इस देश में तमाम जाति के लोग निवास करते हैं, तमाम धर्म के लोग निवास करते हैं, तमाम संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। सबके अंदर मादा है और सब राजपाट करने वाले लोग हैं। ये बारी बारी से इनको मुखिया बनाया जाए और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इनको बैठाया जाए, तब ये जो लखनऊ और दिल्ली से आशा की किरण चलेगी, इनके दरवाजे तक आएगी, इनके चेहरे पे मुस्कान होगी और इनके बच्चे अच्छा शिक्षा ग्रहण करके जब रोड पर निकलेंगे तो गर्व से कहेंगे कि आज हमारा भाई लखनऊ दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके शासन कर रहा है। जैसे हमारे पूर्वज शासन करते थे वैसे आज मेरा भाई शासन कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने सम्यक पार्टी का गठन किया। यह लोकतांत्रिक संगठन हर 3 वर्ष के बाद बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक स्वेच्छा से अपने पद से त्याग पत्र देगा और 3 साल तक, जैसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हुई समय मेरे हटने के बाद 3 साल तक मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति सम्यक पार्टी का पदाधिकारी नहीं होगा, सदस्य होगा, लेकिन 3 साल तक वो किसी पद पर नहीं रहेगा। जो भी बनेगा वो अदर जाति का बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अदर प्रांत का बनेगा, अदर क्षेत्र का बनेगा। और अगर सरकार बनती है तो हम इसी तरह से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए भी करेंगे कि एक बार अगर शिव प्रसाद विश्वकर्मा बन गए तो दूसरी बार मौर्य जी बनेंगे, तीसरी बार यादव जी बनेंगे, चौथी बार पासवान जी बनेंगे, 5वीं बार जायसवाल जी बनेंगे। इस तरह से अनवरत हम लोग बदलते रहेंगे। यही कारण है कि इस समय देश में जो सरकार चला रही है पार्टी, उसके अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका संगठन हीरो है। जिसको चाहता है उस नेता को हीरो बना देता है। और 3500 पार्टियां जो 90% समाज में बनी है पिछड़े और दलितों में, इनमें नेता हीरो है।
नेता जिसको चाहे उसको टिकट दे दे, नेता जिसको चाहे उसको पदाधिकारी बना दे, नेता जिसको चाहे उसको जब चाहे तब पार्टी से निकाल दे और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके इस 90% समाज के लोगों को बांटने का काम करे। तो ऐसी पार्टियों से निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने सम्यक पार्टी बनाई। और तमाम ऐसी पार्टी हैं। एक बहुजन समाज पार्टी है, आपने देखा होगा, ये सारे दलित लोग, बैकवर्ड लोग, हम लोगों ने, सब लोगों ने मेहनत किया था। एक मोमेंट चला था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बड़ी मेहनत किया हम लोगों ने। इसी तरह से गांव में जाकर के हम लोग रात रात कैडर पढ़ाया करते थे कि ये पार्टी बढ़ेगी तो हम 90% समाज के लोगों को अधिकार मिलेगा। लेकिन सरकार बनी, जब सरकार बनी तब आपने देखा होगा, अगर एक कम पढ़ा लिखा आदमी गांव के व्यक्ति से पूछो, उस जाटो बिरादरी यानी चमार बिरादरी, बुरा मत मानिएगा अगर कोई इसमें बैठे होंगे तो उनसे जरा पूछिए, गांव में रहने वाला व्यक्ति तो दुराव नहीं किया, लेकिन सत्ता में बैठी हुई बहन जी ने क्या किया? कि अध्यक्ष कौन होगा? मेरी बिरादरी का। विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा? मेरी बिरादरी का। जिला अध्यक्ष कौन होगा? मेरी बिरादरी का। अगर कोऑर्डिनेटर बनाएंगी तो मेरी बिरादरी का। प्रदेश का कोऑर्डिनेटर होगा मेरी बिरादरी का। राष्ट्र का कोऑर्डिनेटर होगा तो मेरा भतीजा होगा। और अगर खुदा न खास्ता पैसा देकर के आप टिकट लेके आए और विधायक बन गए तो आपकी डायरी ढोने वाला कौन होगा? बहन जी की बिरादरी का। मंत्री बन गए तो उनका पर्सनल सेक्रेटरी कौन होगा? बहन जी की बिरादरी का होगा। तो पासवान जी काहे मेहनत करेंगे भाई, उस पार्टी में काहे वोट करेंगे? यही कारण है कि 00 पर हो गई। जो मूवमेंट चला बहुजनों के लिए कि ये हमारा हक और सम्मान दिलाएंगे, उन्होंने केवल एक जाति, एक परिवार पर सीमित कर दिया। इसलिए अदर दलित जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं किया और बहुजन समाज पार्टी आज 00 पर हो गई। और नहीं तो बहुजन नायक और समाजवादी नेता दोनों जब मिले थे 93 में, और अगर आज ईमानदारी से चले होते तो पूरे देश में आज पिछड़े और दलितों का शासन होता और केंद्र में पिछड़े और दलित का प्रधानमंत्री होता। लखनऊ में बारी बारी से हर जाति का मुख्यमंत्री होता, दिल्ली में हर जाति का प्रधानमंत्री होता, पार्लियामेंट पर हमारा कब्जा होता। हम सबका ये चेहरा इस तरह से उतरा हुआ न होता, हम सबको अधिकार मिलता और गर्व से हम कहते कि हमारा भी बेटा बैठा। लेकिन हुआ क्या? 36 साल तक हम पिछड़ों का, दलितों का सफाया कर दिया इन लोगों ने, बंटाधार कर दिया केवल एक जात एक परिवार पर आधारित होकर के। इसलिए इस जातिवादी, परिवारवादी, वंशवादी पार्टियों से निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने सम्यक पार्टी बनाया। आप लोग सोचते होंगे कि अभी तो 4 साल की ये पार्टी, अरे 4 साल में हम 8 प्रांतों में पहुंच गए। हम विधायक और सांसद के लिए पार्टी नहीं बनाए हैं कि हम विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। हम इस 90% समाज के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए ये पार्टी बनाया है। समय लगेगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन ऐसे नौजवानों को उनका इतिहास बता करके, उनके हक अधिकार की बात बता करके उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं कि आप इस लोकतांत्रिक संगठन से जुड़ो और आगामी आने वाले समय में, अरे हम लोगों की अभी 56 साल उम्र हो गई, 2-4-10 साल और चलेंगे। पता चला पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई, हम विधायक सांसद के लिए हम लोग नहीं दौड़ रहे, हम लोग दौड़ रहे हैं कि आगे आगामी आने वाली पीढ़ी वो विधायक सांसद बनकर के इस 90% समाज का भला करे। इसलिए हम लोगों ने ये सम्यक पार्टी बनाई। दूसरी बात, आज इस देश में शिक्षा के बारे में आप सब नौजवान हो जानते हो, कितनी फीस बढ़ा दी गई। अभी पेपरों में देखा होगा, किताबें 10-10 हजार का सेट मिल रही हैं प्राइमरी की। यहां 2 प्रकार की शिक्षा नीति है, बड़े लोगों को कुछ और
इस देश में निवास करने वाले इस पिछड़े दलित समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए वही प्राथमिक विद्यालय, वही खिचड़ी, वही ड्रेस, वही जूता। सरकार कहेगी सब कुछ मैं दे रहा हूं, क्यों नहीं पढ़ा रहे? हम तो कहते हैं हम पढ़ाएंगे और पढ़ा भी रहे हैं, हमारे बच्चे शिक्षा भी ग्रहण करेंगे, लेकिन सिलेबस एक होना चाहिए। अगर गांव के स्कूल में जो किताब पढ़ाई जा रही है वही दिल्ली के स्कूल में या जो बड़ी स्कूलें हैं उस स्कूल में भी उसी तरह की किताब होनी चाहिए, उसी तरह का एक ड्रेस कोड होना चाहिए, उसी तरह का की व्यवस्था होनी चाहिए। और बड़े लोगों का लड़का अच्छी स्कूलों में पढ़ करके डीएम एसपी की कुर्सी पर बैठ करके इस देश की व्यवस्था को चलाता है, और हमारे आपके बच्चे यही प्राथमिक विद्यालयों में, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेजों में अंधविश्वास, रूढ़वादिता की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो कंपटीशन की परीक्षा में जब बैठते हैं तो फेल हो जाते हैं। प्रधान जी बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं एक प्रश्न कर रहा हूं आप लोगों से, आप पढ़े लिखे नौजवान से। अगर आ जाए किसी कंपटीशन की परीक्षा में कि गंगा का उद्गम स्थान लिखो, उद्गम माने समझ रहे, जहां से निकल रहे, गंगा का उद्गम स्थान लिखो तो क्या लिखोगे? शंकर जी के जटा से गंगोत्री गंगटोक पर्वत। हम लोग जब पढ़ रहे थे उस समय कक्षा 3 की किताब में पढ़ाया जाता था, गंगा ब्रह्मा के कमंडल से शंकर की जटा से उलझती हुई भागीरथ के अथक प्रयास, भागीरथ के पीछे पीछे उत्तर के मैदान से होती हुई सगर को पुत्रों को उतारती हुई सागर में गिरती है। ऐसा पढ़ाया गया। कक्षा 6 में क्या पढ़ाया गया? गंगा गंगोत्री से निकल करके उत्तर के मैदान से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हम सब के घरों में रामायण है, जो मानते थे वैदिक धर्म, सनातन धर्म को हम लोग, तो उसमें भी मिलता है कि गंगा प्रभु के पैर से प्रकट हुई, प्रभुपत्ते गंगा प्रगटानी दुहिता समोती जी जानी। अब बेटा को अगर लिखने के लिए आ जाए कि गंगा का उद्गम स्थान लिखो, तो शंकर की जटा लिखे कि ब्रह्मा का कमंडल लिखे कि प्रभु का पैर लिखे कि गंगोत्री लिखे, और जो ही लिख देगा तो एक समझदार अगर एग्जामिनर होगा तो काट देगा। जब काट देगा तो हमारा बेटा क्या होगा? फेल हो जाएगा। और जो अच्छी स्कूलों में पढ़ रहा है, ये उच्च वर्ग के बच्चे, पूंजीपतियों के बच्चे, उनको तो पढ़ाया जा रहा है ना कि गंगा गंगोत्री से होकर के उत्तर के मैदान से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जब लिखेगा तो कंपटीशन की परीक्षा पास करेगा। क्या जरूरत है महाभारत पढ़ाने की? क्या जरूरत है? अरे ये तो हमारी आस्था का केंद्र है, आस्था की किताबें हैं। अगर हम इस धर्म को, सनातन धर्म को मानते हैं, तो हम उसके घर में बैठ करके उसको पढ़ करके अपना पूजा पाठ करें, उसको पाठ्यक्रम में मत डालो। अगर इस चीनी मिल की वैकेंसी निकले कि हम फीटर के पद पर 100 लड़कों को रखेंगे, तो आपका बेटा तो क्या पढ़ा कि राम 14 वर्ष वनवास गए थे, रावण ने सीता का हरण किया था, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, और वहां का शासी अभियंता का पूछेगा कि 11 नंबर का रेंज कहां लगेगा, बताओ जरा भाई, बता सकते हो? जब वो पढ़े नहीं कि 11 नंबर का रेंज किस नट में लगेगा, तो फेल हो जाएगा, फीटर नहीं बन पाएगा। हम टेक्निकल बात कर रहे हैं। इसलिए इस देश में जितनी भी सरकारें बनी, हम इन सरकारों से मांग करते हैं कैसे अंधविश्वास, रूढ़वादिता की शिक्षा को खत्म करके और रोजगार परक शिक्षा करनी चाहिए, जैसे जापान में है। जापान में क्या है? कक्षा 3 में पढ़ने वाला लड़का छाता बनाता है, पढ़ता भी है और अपने पढ़ाई का पूरा खर्च निकाल देता है। कक्षा 5 में पढ़ने वाला लड़का ये घड़ी बनाता है, 5 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए की घड़ी आपकी मार्केट में मिल जाएगी, मेड इन जापान।
कक्षा 8 में पढ़ने वाला लड़का जापान का कंप्यूटर बनाता है। आज भारत के सारे ऑफिस कंप्यूटरीकृत किए जा रहे हैं। हर घरों में, हम तो सोचते हैं 50% घरों में कंप्यूटर आ चुका है, और 100% तो हम मान ले मोबाइल आ गया है, आधा कंप्यूटर तो यही। ये कौन बनाता है? कक्षा 8 में पढ़ने वाला लड़का जापान का बनाता है। और तो और बात छोड़ो, 8 महीने का खटोले पर लेटा हुआ जापान का लड़का अपना दूध पीने भर के लिए कमाई कर लेता है। वो क्या बनाता है? उसके माँ बाप उसके दाहिने पैर के अंगूठे में एक तार बांध देते हैं, अब वो दिन भर खेलता है। जब एक रोबोट तैयार होता है, जो कभी कभी मेला में आप लोगों ने देखा होगा कि अपना भविष्य की जानकारी कर लो, 2 रुपया दीजिए, 5 रुपये, पहले 5 रुपया 10 रुपया था, अब 10 रुपया 20 रुपया कर दे। 20 रुपया उसको दो तो कान के लगा देगा, तो बता देगा कि आपके ऊपर राहु है, तो आपके ऊपर, मतलब वो भविष्य बताने वाला रोबोट बना देता है 8 महीने का जापान का लड़का। और हमारे यहाँ क्या है? MA BA BEd MD MSc BSc PH PG क्या कहते हैं PhD, ये लड़के रोड पर फंगे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने सम्यक पार्टी बनाई है कि जिस दिन सम्यक पार्टी की सरकार बनेगी, हम रोजगार परक शिक्षा इस देश में लाएंगे, और एक सिलेबस होगा, एक ड्रेस कोड होगा। अगर गांव का लड़का रोजगार परक शिक्षा लेगा तो वही शिक्षा शहर का भी लड़का लेगा। गरीब का लड़का अगर जो पढ़ेगा वही राष्ट्रपति का भी लड़का उसी सिलेबस में पढ़ेगा। इसलिए हम लोगों ने सम्यक पार्टी को बनाया है। ऐसे बहुत सी बातें हमारे संविधान को आप पढ़े तो इन पार्टियों के लोग आपके बीच में आएंगे। अभी चुनाव आने वाला है, अभी चुनाव आने वाला है, आपके बीच में आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, जातिवाद के नाम पर मांगेंगे, धर्म के नाम पर मांगेंगे, क्षेत्रवाद के नाम पर मांगेंगे आपसे वोट। कभी कभी तो रिश्तेदार लोग टपक पड़ते हैं कि यार वोट करो यार, फलाना जीत रहा। हराने जिताने की राजनीति बंद करो आप लोग। अब आप लोग एक सिद्धांत पर, कुछ लोग कहते हैं संविधान खतरे में है। अरे संविधान क्या है भाई? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो क्या लिखा? फंडामेंटल राइट के अलावा उसमें क्या है के जी? केवल सरकार चलाने की व्यवस्था है ना उसमें। हम सरकार चलाने की व्यवस्था के बारे में कहते हो खतरे में है। अरे आप सरकार बनाओ ना, आप जैसा चाहो वैसा संविधान में बदलाव करो। आज ये बदलाव कर रहे हैं, कल आप पहुंच जाओ। अब ये प्रदेश की सरकार एक विधायक बना लेने से, 4 विधायक बना लेने से जाति के नाम पर, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये 90% समाज में जब तक मानवता का संचार नहीं होगा, एकजुट होकर के एक लोकतांत्रिक संगठन का साथ नहीं देंगे, तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं ना, वो उच्च वर्ग के लोग, अगर एक मारा जाएगा तो दूसरा लाठी लेके खड़ा हो जाता है। और यहाँ क्या है, इस 90% समाज में जब हमें बांट दिया गया है, सरकार ने भी बांट दिया है भाई, SC ST OBC और सवर्ण, और धर्म ने भी हमको 4 वर्णों में बांटा है, तो हम सब किस श्रेणी में आएंगे? विश्वकर्मा अगर महाराजा मौर्य खड़ा होकर के देखे तो किसकी हानि होगी? उच्च वर्ग के लोगों की कि हमारी हानि होगी? इसलिए अगर विश्वकर्मा मारा जा रहा है तो मौर्य को भी दर्द होना चाहिए, और अगर मौर्य मारा जा रहा है तो विश्वकर्मा को भी दर्द। अगर इन दोनों के सामने पासवान मारा जा रहा है तो इन दोनों को दर्द हो, पासवान की मदद होनी चाहिए। जिस दिन ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी, उस दिन इस देश में इस 90% की सरकार होगी, और हम सबको धैर्य धारण करके अपनी महत्वाकांक्षा को भुला करके बारी बारी से सबको मौका देना पड़ेगा। जैसा कि एक हम लोगों के बीच में महापुरुष थे बिहार में,
जिनको भारत लेनिन कहा जाता है, बाबू जगदेव प्रसाद जी, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई थी। सन 74 में उनकी हत्या कर दी गई। 6 बार उन्होंने बिहार में सरकार बनाई थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने, न वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अदर जाति के लोगों को बनाते रहे और मुख्यमंत्री भी 6 बार अदर जाति के लोगों को बनाया। जिस समय एक उत्तर प्रदेश में रामस्वरूप वर्मा जी थे, वो समाज दल बनाए थे, वो शोषित दल बनाए थे। जब दोनों आदमी मिले तो उस दोनों पार्टियों का मिलन हुआ तो शोषित समाज दल हुआ और रामस्वरूप वर्मा को राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बनाया। उस समय उच्च वर्ग के लोगों ने कहा कि पटना और लखनऊ एक हो गया है, अब इस 90% समाज के लोगों को कोई बरगला नहीं सकता है, अब इन्हीं की सरकार बनेगी। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद जी की हत्या हो जाने के बाद वह नारा वहीं धरा का धरा रह गया। वही शोषित समाज दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए अनवरत चले आ रहे, वो भी उसी तरह से पैटर्न बदल दिया। तो किंग मेकर बनने की कोशिश करें, और खासकर मौर्य समाज से तो मैं यही कहूँगा कि आप किंग मेकर बनने की भूमिका निभाएं, क्योंकि आपके ही पूर्वजों ने इस अखंड भारत की नींव रखी। नींव तो महापद्मनंद ने रखी थी, लेकिन उस अखंड भारत को बनाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और इस राष्ट्र का निर्माता अगर किसी को कहा जा सकता है तो सम्राट अशोक को कहा जा सकता है। सम्राट अशोक का भारत देख लो अगर नक्शे तो समझ में आता है। उनके शासनकाल में इस देश में निवास करने वाले चाहे जिस भी बिरादरी के रहे हों, उस समय तो जाति प्रथा थी ही नहीं, वर्ण व्यवस्था था ही नहीं, सबको बराबरी का हक और सम्मान मिल रहा था। कोई अमात्य था तो कोई महामंत्री था, कोई सेनापति था, कोई थानाध्यक्ष था, कोई वसूली कर का अधिकारी था, इस तरह से बराबर का। तो कोई राज्यपाल हुआ करता था, भाई 16 जनपद थे उस समय, सबको सम्मान मिला। देखिए आज कारण क्या, इस देश में 14% निवास करता है मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी माली। और क्या स्थिति है आपकी, एक पार्टी ने एक को उठा दिया तो उसके पीछे लग गए, सत्ता में बैठी हुई पार्टी ने एक को उठा दिया तो उसके पीछे लग गए कि चलो यार हमारी बिरादरी के हैं। किसी ने एक पार्टी बना लिया तो उसके पीछे लग गए कि यार ये तो हमारी बिरादरी के हैं। एक बिरादरी से अगर सरकारें बने, एक बिरादरी से हक और सम्मान अगर मिले तो भाई जहां आप लोग हैं वहीं काम करिए। अब अगर ये चाहते हैं कि इस देश के 90% लोगों को सम्मान मिले, इस देश के 90% लोगों का हक अधिकार मिले और इनका बेटा बारी बारी से मुखिया बने, तो फिर धैर्य धारण करके इस लोकतांत्रिक संगठन में आप लोग सदस्य बने और डबल पी पर कब्जा कर लें। डबल पी का मतलब समझ लें, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। पी का मतलब होता है पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री। प्रदेश में चाहे जिसकी सरकार बने, बना दो शिव प्रसाद विश्वकर्मा को प्रधानमंत्री, देख लो, जो चाहूंगा सो कर दूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट में मेरी पूर्ण सत्ता रहेगी और मैं प्रधानमंत्री रहूंगा। तो प्रदेश में चाहे जेकर सरकार है उलट पुलट करके ठीक कर दूंगा उसको कि भी ये कानून बना रहा हूं, इसको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, तमाम इस 90% समाज के नेता हैं कि कहें पहले समाज को जगाओ, जब समाज जग जाएगा तब हम लोग राजनीति की बात करेंगे। समाज जग चुका है, समाज को जगाने की अब जरूरत नहीं है। अब समाज को राजनीति का पाठ पढ़ाने की जरूरत है कि हर घर से एक व्यक्ति राजनीति करे। और जब तक इस देश में राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। लाख बड़े बड़े मंच आप लगाते रहो, माइक लगा करके चिल्लाते रहो, लेकिन कभी भी नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, कोरोना के समय में देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ
हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। ये समाज का ही काम है ना, चाहे विपक्ष का रहा हो, चाहे पक्ष का रहा हो, चाहे जिस जाति का रहा हो, चाहे जिस धर्म का रहा हो, चाहे जिस संप्रदाय का रहा हो, सब थाली बजाए। ये है राजनीतिक परिवर्तन की ताकत। और राजनीति में वो ताकत होती है, राजनीतिक कुर्सी में वो ताकत होती है जिसको चाहो उसको नतमस्तक करो। मैं एक दो उदाहरण बता दे रहा हूं आप